अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सुबह सुबह चाय बना रही हो और नींद में थोड़ी ज्यादा ही चीनी डाल दी, हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर आप उसे घोलने की कितनी भी कोशिश करें वो घुलती नहीं है, बस नीचे बैठी रहती है। उस वक्त असल में क्या हो रहा होता है? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है। नमक और चीनी तो पानी में ऐसे घुल जाते हैं जैसे जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा थे। हाँ। पर तेल तेल को पानी में डालो तो वो अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है, ऊपर तैरता रहता है। ऐसा क्यों है? हाँ, और एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है ओआरएस का घोल। अच्छा। जब हम उसे पीते हैं तो हर घूंट का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। हम्म। ऐसा कभी नहीं होता कि एक घूंट ज्यादा नमकीन लगे और दूसरा ज्यादा मीठा। सही बात है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इन्हीं रोजमर्रा के सवालों के पीछे छिपे विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें विलयनों मतलब सॉल्यूशंस, घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी और घनत्व डेंसिटी की दुनिया की सैर कराएगी। तो मतलब हम ये समझेंगे कि जब चीजें आपस में मिलती हैं, घुलती हैं या एक दूसरे पर तैरती हैं तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। बिल्कुल। चलिए तो फिर ओआरएस वाले उदाहरण से ही शुरू करते हैं। ये जो हर घूंट का स्वाद एक जैसा होता है, इसका मतलब है कि नमक और चीनी पानी में पूरी तरह और एक समान रूप से फैल गए हैं। सही पकड़ा। और इसके लिए ना स्रोत में एक खास शब्द है, समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं इसे। समांगी मतलब जिसके सभी अंग समान हो। बिल्कुल। आप इसमें नमक या चीनी के कणों को अलग से देख नहीं सकते, वो पानी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर इसके ठीक उलट हम पानी में रेत या चॉक पाउडर मिला दें तो तब तो साफ साफ दिखेगा। रेत नीचे बैठ जाएगी, चॉक पाउडर पानी को धुंधला कर देगा, लेकिन वो पानी में गायब नहीं होगा। हाँ, वो एक समान नहीं फैलेगा। नहीं। और इसी को कहते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो समांगी मिश्रण होते हैं ना, जैसे नमक पानी का घोल, विज्ञान की भाषा में इन्हें ही विलयन या सॉल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, तो हर समांगी मिश्रण एक विलयन है और स्रोत हमें बताते हैं कि इस विलयन के दो खिलाड़ी होते हैं। एक जो घुलता है और एक जिसमें घोला जाता है। बिल्कुल। जो पदार्थ घुलता है उसे कहते हैं विलेय, सोल्यूट, और जैसे हमारी कहानी में नमक और चीनी। ठीक है। और जिस पदार्थ में उसे घोला जाता है वो है विलायक, सॉल्वेंट, जो यहाँ पर पानी है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला बन गया, विलेय प्लस विलायक, विलयन। हाँ बिल्कुल यही। ये तो काफी सीधा है। पर मान लीजिए हम दो तरल पदार्थ मिला रहे हैं, जैसे पानी में थोड़ा सा अल्कोहल, तब कौन विलेय है और कौन विलायक? आमतौर पर नियम ये है कि जो तरल कम मात्रा में हो वो विलेय है और जो ज्यादा मात्रा में हो वो विलायक। अच्छा। पर यहाँ विज्ञान हमें एक मजेदार अपवाद के साथ चौंकाता है, और इसका उदाहरण हमारे स्रोतों में गुलाब जामुन की चाशनी से दिया गया है। गुलाब जामुन, अरे वाह। हाँ। अब इसमें क्या विज्ञान छिपा है? ये तो बस खाने में मजेदार है। मजेदार तो है, पर विज्ञान भी है। सोचिए जरा, चाशनी बनाने के लिए हम थोड़े से पानी में ढेर सारी चीनी घोलते हैं। हाँ, बहुत सारे। अगर हम मात्रा के हिसाब से देखें तो चीनी जो कि ठोस है वो पानी से कहीं ज्यादा है। इस हिसाब से तो चीनी को विलायक होना चाहिए, है ना? हाँ, आपके बताई नियम के हिसाब से तो वही होना चाहिए। तो क्या चाशनी में चीनी विलायक है? ये सुनने में अजीब लग रहा है। और है भी नहीं। अच्छा। विज्ञान में एक परंपरा या कन्वेंशन है कि जब भी किसी ठोस को द्रव में घोलकर विलयन बनाया जाता है तो द्रव को ही हमेशा विलायक माना जाएगा, चाहे उसकी मात्रा कितनी भी कम क्यों ना हो। अहो, तो चाशनी में पानी ही विलायक है और चीनी विलेय। बिल्कुल। माल है। मतलब विज्ञान में भी कुछ नियम परंपरा पर चलते हैं। अच्छा, तो ये तो ठोस और द्रव की बात हुई। क्या गैसों का मिश्रण भी विलयन हो सकता है, जैसे कि हवा? बिल्कुल। हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कई दूसरी गैसों का एक समांगी मिश्रण ही तो है। हाँ, ये तो है। इसलिए इसे भी एक गैसीय विलयन माना जा सकता है। तो अब जब हम ये समझ गए कि विलयन क्या है, तो अगला सवाल आता है जो आपने अपनी चाय वाली कहानी में पूछा था कि हम कितना घोल सकते हैं। हाँ, हम किसी विलायक में कितना विलय घोल सकते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है? हाँ, और वो सीमा चाय बनाते वक्त मुझे रोज सुबह दिखती है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, और फिर तीसरी चम्मच के बाद चीनी कहती है बस अब और नहीं, और वो नीचे बैठने लगती है। बिल्कुल। स्रोत में इसी को समझाने के लिए नमक का एक प्रयोग भी है, क्रियाकलाप 9.1। उसमें यह कहा गया है कि 1 गिलास पानी में 1-1 चम्मच नमक डालते जाओ और घोलते जाओ। शुरुआत में नमक आसानी से घुलता रहेगा,
ठीक। जब तक विलयन में और विलेय घोलने की गुंजाइश होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर वो पल आता है जब विलायक हार मान लेता है और नमक घुलना बंद करके ग्लास की तली में बैठने लगता है। हाँ, इसी को स्रोत में संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा गया है। मतलब विलयन अब पूरी तरह से भर चुका है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और शब्द आता है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता? इसका सीधा मतलब है कि विलायक की दी गई मात्रा में कितना विलेय घुला हुआ है। अगर 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक है तो वो तनु विलयन है। और अगर उसी ग्लास पानी में 4 चम्मच नमक है तो वो पहले वाले के मुकाबले सांद्र विलयन है। एकदम सही। ठीक है, तो विलयन संतृप्त हो गया, अब वो और नमक नहीं घोल सकता। लेकिन क्या हम कुछ तिकड़म लगा सकते हैं? तिकड़म? मान लीजिए मैं थोड़ी चीटिंग करना चाहती हूँ। अगर मैं उस पानी को गर्म कर दूं तो? मैंने देखा है कि गर्म पानी में चीनी ज्यादा तेजी से घुलती है। क्या गर्म करने से मैं उस संतृप्त विलयन को और नमक घुलने पर मजबूर कर सकती हूँ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और ये कोई चीटिंग नहीं बल्कि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अच्छा? और इसका जवाब हमें बेकिंग सोडा वाले प्रयोग से मिलता है, क्रियाकलाप 9.2। प्रयोग में यही किया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में बेकिंग सोडा घोलकर उसे संतृप्त किया गया। और फिर जब उस संतृप्त विलयन को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया तो जो बेकिंग सोडा नीचे बैठा हुआ था वो भी घुल गया। हाँ, और 70 डिग्री सेल्सियस पर तो और भी ज्यादा घुलने की जगह बन गई। तो इसका मतलब साफ है, ज्यादातर ठोस पदार्थों की घुलनशीलता तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अच्छा। जब आप संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो विलायक के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है और वे विलय के और ज्यादा अणुओं को अपने अंदर समाने की जगह बना लेते हैं। आपका संतृप्त विलयन फिर से असंतृप्त हो जाता है। तो ये नियम हर चीज पर लागू होता है? गैसों का क्या? क्या मछलियां जिस ऑक्सीजन में सांस लेती हैं वो भी पानी में इसी तरह घुली होती है? हाँ, ऑक्सीजन जैसी कई गैसें पानी में घुलती हैं और ये जलीय जीवन का आधार है। लेकिन यहाँ प्रकृति एक बहुत ही हैरान करने वाला और उल्टा नियम दिखाती है। उल्टा? ठोस के मामले में तापमान बढ़ाने से घुलनशीलता बढ़ती है, लेकिन गैसों के मामले में तापमान बढ़ाने से उनकी घुलनशीलता घट जाती है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? घट जाती है? हाँ, घट जाती है। इसका मतलब गर्म पानी में कम ऑक्सीजन घुली होती है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली ठंडी नदियों में ट्रॉपिकल इलाकों की गर्म नदियों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑक्सीजन घुली होती है। अरे! यही वजह है कि ठंडे पानी का इकोसिस्टम अक्सर ज्यादा विविध और जीवन से भरपूर होता है। मछलियों को वहां सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। वाह, ये तो पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जब पानी गर्म होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी। हाँ, जिसका सीधा असर जलीय जीवों पर पड़ेगा। कमाल है, ये सब कुछ आपस में जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने घुलने और न घुलने की बात समझी, पर ये मुझे मेरे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है, तेल। तेल पानी में घुलता नहीं, वो बस ऊपर तैरता है। और ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। हम चावल धोते हैं तो भूसी ऊपर तैर जाती है, चावल नीचे बैठ जाते हैं। सही। ये एक बिल्कुल अलग पहेली है ना? क्यों कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं? और इस पहेली का जवाब एक शब्द में है, घनत्व, डेंसिटी। घनत्व। आम भाषा में कहें तो घनत्व किसी चीज के गाढ़ेपन या भारीपन का अंदाजा देता है। लेकिन ये सिर्फ वजन नहीं है, बल्कि वजन और आकार का एक रिश्ता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए भीड़ वाली बस का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, एक खचाखच भरी बस जहाँ कम जगह में ज्यादा लोग हैं, उसका घनत्व ज्यादा है, और एक खाली बस जिसमें उतनी ही जगह में कम लोग हैं, उसका घनत्व कम है। लेकिन रुकिए, इस उदाहरण में एक पेंच है। मान लीजिए एक बस बच्चों से खचाखच भरी है और दूसरी बस में सिर्फ 4 सूमो पहलवान हैं। अच्छा, तो लोगों की संख्या के हिसाब से बच्चों वाली बस का घनत्व ज्यादा है, पर वजन के हिसाब से शायद सूमो पहलवानों वाली बस का। तो विज्ञान इसे कैसे देखता है? बहुत बढ़िया सवाल। आपने बिल्कुल सही मुद्दे को पकड़ा है। इसीलिए वैज्ञानिक परिभाषा सिर्फ संख्या या भीड़ पर नहीं, बल्कि द्रव्यमान, मास और आयतन, वॉल्यूम पर निर्भर करती है। अच्छा। घनत्व का सूत्र है घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान आयतन, यानी किसी चीज के तयशुदा आयतन में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है। अच्छा, तो अब तेल और पानी वाला उदाहरण समझ आया। स्रोत में दिया है कि अगर हम 1 लीटर तेल लें तो उसका द्रव्यमान लगभग 910 ग्राम होता है। हाँ। पर 1 लीटर पानी का द्रव्यमान पूरे 1000 ग्राम होता है। आयतन दोनों का बराबर है, पर पानी में उसी जगह में ज्यादा द्रव्यमान है। और इसीलिए पानी का घनत्व तेल से ज्यादा है। और नियम ये है
कि कम घनत्व वाली चीज ज्यादा घनत्व वाले तरल पर तैरती है, इसीलिए तेल पानी पर तैरता है। की कुल मात्रा हम इसे किसी भी वेइंग स्केल, खासकर डिजिटल स्केल से माप सकते हैं। हाँ, स्रोत में पत्थर का उदाहरण है। स्केल को 0 पर सेट करो, पत्थर रखो और जो रीडिंग आए वो उसका द्रव्यमान है। ठीक है। हाँ, और यहाँ बस एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है कि रोजमर्रा की भाषा में हम जिसे वजन कहते हैं, विज्ञान में वो द्रव्यमान होता है। अच्छा। भार या वेट तो असल में गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, पर हमारी तौलने वाली मशीनें हमें ग्राम या किलोग्राम में द्रव्यमान ही बताती हैं। ठीक है, द्रव्यमान मिल गया। अब आयतन की बारी, यानी वो चीज कितनी जगह घेरती है। वॉल्यूम। हाँ, अगर कोई चीज नियमित आकार की है, जैसे किताब, तब तो बहुत आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और आयतन मिल गया। सही। पर उस पत्थर का क्या? उसका तो कोई नियमित आकार नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक जादुई उपकरण है, मापक सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अच्छा, ये कांच या प्लास्टिक का एक लंबा सिलेंडर होता है जिस पर मिलीलीटर के निशान बने होते हैं। तो इससे पत्थर का आयतन कैसे मापेंगे? हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, जिसे जल विस्थापन विधि कहते हैं। जल विस्थापन? मान लीजिए हमने सिलेंडर में ठीक 50 मिलीलीटर पानी लिया। ये हमारा शुरुआती आयतन है। अब उस पत्थर को एक धागे से बांधकर धीरे धीरे पानी में पूरी तरह डुबो दें। अच्छा, पत्थर अपनी जगह बनाने के लिए पानी को ऊपर की तरफ धकेलेगा और पानी का स्तर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए पत्थर डालने के बाद पानी का स्तर बढ़कर 55 मिलीलीटर हो गया। तो बताइए पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई? 5 मिलीलीटर की। तो क्या यही पत्थर का आयतन है? यही उस पत्थर का आयतन है, 5 मिलीलीटर। और एक और मजेदार बात यह है कि 1 मिलीलीटर ठीक 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। अरे वाह! तो हमारे पास पत्थर का आयतन आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कमाल की तकनीक है। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि मैं घर पर एक किचन वाले मापक कप और एक वेइंग स्केल से उस अजीब से दिखने वाले पत्थर का घनत्व निकाल सकती हूँ जो मेरा भतीजा पिछले हफ्ते समुद्र किनारे से उठा के लाया? आप बिल्कुल कर सकती हैं। ये तो एक पूरा वीकेंड प्रोजेक्ट बन सकता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास पत्थर का द्रव्यमान भी है और उसका आयतन भी। बस द्रव्यमान को आयतन से भाग दे दीजिए और आपको पत्थर का घनत्व मिल जाएगा। ये सब कुछ अब काफी साफ हो गया है। अगर मुझे किसी को ये सब समझाना हो तो मुझे लगता है कि अब मैं बता सकती हूँ। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि कोई मिश्रण एक जैसा है या नहीं, यानी समांगी है या विषसमांगी। बिल्कुल। अगर समांगी है तो वो एक विलयन है। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि उस विलयन में हम कितना विलय घोल सकते हैं, ये उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करता है। और ये घुलनशीलता तापमान के साथ बदल सकती है। ठोस के लिए तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है और गैसों के लिए घट जाती है। ये वाला हिस्सा तो मुझे हमेशा याद रहेगा, खासकर जलीय जीवन के लिए इसके महत्व को देखते हुए। सही बात है। और आखिर में अगर कोई चीज घुलती नहीं है तो वो तैरेगी या डूबेगी, ये काफी हद तक उसके घनत्व पर निर्भर करता है, यानी उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पर। एकदम सही। ये तो एक शानदार यात्रा रही अणुओं की दुनिया में। लेकिन अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। ये मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है जब से हमने घनत्व की बात शुरू की है, और स्रोत सामग्री में भी इसका एक संकेत है। पूछिए। स्रोत कहता है कि किसी वस्तु के तैरने या डूबने का निर्धारण करने वाला घनत्व ही मात्र कारक नहीं है। और ये मुझे एक क्लासिक पहेली की याद दिलाता है। लोहे का घनत्व पानी से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो लोहे की एक छोटी सी कील, वो तो पानी में तुरंत डूब जाती है। हाँ, बिल्कुल। फिर उसी लोहे से बना हजारों टन का वो विशाल जहाज, वो पानी पर कैसे तैरता रहता है? ये बेहतरीन सवाल है, और ये सोचने वाली बात है कि घनत्व के अलावा और कौन सी शक्तियां या सिद्धांत हो सकते हैं जो इस पहेली को सुलझाते हैं। ये आगे की खोज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता छोड़ जाता है।